तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आ चुका है 1275 पदों पर और इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। दिसंबर महीने में इसका एग्जाम होने वाला है। तो हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। जो ज्ञान बिंदु वाले सर बुक निकाले हैं बिहार दरोगा का, उस बुक का एक सेट का डिस्कशन हम रोज अपने चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक का सेट नंबर पहला को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम। जो सत्रिया है यह असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब इस क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है दोस्तों कि यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। जो सत्रिय नृत्य है यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अब भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो आपका है भरतनाट्यम, पहला है जो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। किसको? भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है आपका ओडिसी। और जो यह ओडिसी है यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की एक प्राचीन शैली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कथकली। और जो कथकली है यह केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है कथक। और जो कथक है यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। और जो मणिपुरी है यह भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम इसके उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। और जो मोहिनी अट्टम नृत्य है दोस्तों यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी में। जो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था वह सिंदरी में किया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला भी इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है खोला गया था। ठीक है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 ईस्वी में सिंदरी में जो कि तत्कालीन बिहार में है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य में है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तथ्य परे है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तथ्य परे है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि समस्थानी। समस्थानी किसे कहते हैं। तो तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो यानी एक बराबर हो किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो यानी अलग अलग हो, समस्थानी कहलाते हैं। समस्थानी कौन कहलाता है दोस्तों? जिसका परमाणु संख्या बराबर हो यानी समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है जिसका 27 समस्थानिक होता है। कितना होता है? 27। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO60 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग या प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग होता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। किसने? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। जो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक जो थे, उन्होंने लंगर व्यवस्था को चालू किया था और उसको अस्थायी रखा था, तो उसको अस्थायी बना दिए गुरु अंगद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म, किसका जन्म? गुरु नानक का जन्म आधुनिक ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जो कि इनकी उपाधि थी सच्चा बादशाह। जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी और ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1699 ईस्वी में इन्होंने, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। किस पंथ का? खालसा पंथ का। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। और उसका कथन ए कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं। और तर्क आर कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं हम। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसी को हम कवर करेंगे। तो कह रहा है इसमें गंगा नदी तंत्र। तो देखिए, जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है। वहाँ से ये 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है इसमें कि भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। अब राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है? तो देखिए, पहला शर्त है कि लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वोट यानी वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। ठीक है। यानी लोकसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें अथवा राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें किसी 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वोटों का 6% वोट अगर कोई पार्टी प्राप्त करता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि ऋण, यानी ऑप्शन नंबर ए। कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। ठीक है। और आपको बता दें कि भारत में सहकारी आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण था वह 1904 से 1911 ईस्वी तक था। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, नीमू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? जो नीमू बाजगो नामक बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि नीमू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। जो कोयना परियोजना है यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है जो पेरियार है, मुल्ला पेरियार बांध, यह पेरियार नदी पर केरल में स्थित है और यह गुरुत्वीय बांध है। क्या बांध है? गुरुत्वीय बांध है और इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के कुछ अन्य जो नदी घाटी परियोजना है यहाँ पर दिए गए हैं, जब हम आपको PDF देंगे तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स उसको जान लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है समाज समता संघ की स्थापना किए थे, किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि अनुच्छेद 6 जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और अब कौन कौन सा अधिकार? तो पहला अनुच्छेद 19 के ए में कह रहा है बोलने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 19 के बी में शांतिपूर्वक एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 के सी में, अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी आप आ जा सकते हैं, ठीक है, इसका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अब आपको बता दें कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। कितना? 7 प्रकार का। अभी जो आपको हम 6 प्रकार का बताएं तो मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन कौन कौन सा था? तो देखिए, एक था 7वां जो था अनुच्छेद 19 का एफ था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 के क में अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई कम होना ओजोन छिद्र से तात्पर्य है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट्स कह रहा है इसमें कि ओजोन छिद्र, जो ओजोन छेद है, ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को 70 से 90% तक तरंगे को छान लेती है, ठीक है। जो ओजोन परत है, तो ओजोन परत जो सूर्य की परावैंगनिक किरण आती है, सूर्य से निकलती है, उसको 70 से 90% उस तरंग को छान लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है
ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से इसको नोट कर लीजिएगा। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन जो वैज्ञानिक थे, फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स एवं इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ टेट्राक्लोरीन एवं मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है। कौन कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन कौन सी भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा कोरोसी हैं। ठीक है, जो कि हंगरी के हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र और इधर दिया गया है राज्य, हमें इसको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इंद्रावती आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती कहाँ पड़ेगा? आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, जो पेरियार है, पेरियार जो है ये केरल में पड़ेगा। ठीक है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ेगा और जो बांदीपुर राष्ट्रीय अभियान है ये कर्नाटक में पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो पेरियार अभयारण्य है यह केरल के इडुक्की में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1983 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है और यह हाथी अभयारण्य है। ठीक है, मतलब हाथी, इसमें हाथियों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और इसे 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है और वर्तमान में इसे मतलब 2021 में वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अभी आपका 54 हो गया, एक बड़ा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारत में कुल 54 रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करा रहे हैं, हर पॉइंट्स को नोटिस कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो ये क्या अच्छा है। मतलब वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो इसको हम बताते रहे ऐसे ही हर वीडियो में कि मतलब शॉर्ट मतलब इसका कराएं, शॉर्ट डिस्कशन कराएं या लॉन्ग डिस्कशन जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। आप कमेंट में जरूर इसका बात बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग के मन में क्या है। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तरल गुरुत्व को, तरल जो पदार्थ हैं, तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता जो है वह है हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। जो समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है वह हिप्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति की ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। तो देखिए जो रेलवे उपकरण है, रेलवे उपकरण आपका अवस्थित है रेलवे उपकरण उद्योग भिलाई में। ठीक है, जो मोटर वाहन है, मोटर वाहन आपका उपस्थित है जबलपुर में। ठीक है, जो पोत निर्माण है, पोत निर्माण उद्योग आपका स्थित है कोची में, और जो साइकिल है, साइकिल उद्योग आपका लुधियाना में हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। कह रहा है दोस्तों पहला पॉइंट इसमें कि इसे जो कोची है, ठीक है, पोत निर्माण स्थल कोची, और जो कोची है इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। और आपको बता दें कि इसे पूरब का वेनिस कहा जाता है। जो कोची है, कोची को पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भिलाई। जो भिलाई शहर है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, और भिलाई इस्पात संयंत्र भी मतलब यहाँ स्थित है, और 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में। जो पौधे हैं, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए कह रहा है पहला पॉइंट्स कि वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन है। कितना है? 78% भाग। नेक्स्ट है यूरिया। जो यूरिया है, यूरिया का सूत्र होता है ANH2CONH2। ठीक है, ये है यूरिया का सूत्र, और यह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो हवा में परागण को वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हवा में परागण को वायु परागण कहते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि पौधा में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होता है। क्या होता है? पौधा में प्रजनन अंग पुष्प होता है। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाह्य पुंज, दल पुंज, पुंमंग और जयांग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये 2018 का सेट है, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा का, तो इसमें 2017 का करंट डाला गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। ठीक है, 1 साल पहले का क्वेश्चन पूछता है करंट का, तो आपका जो वैकेंसी आया है 2023 में, तो आप 2022 तक का करंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केसर का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। क्या है? क्रोकस सैटाइवस। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निस्यंदन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो निस्यंदन है ये जल शोधन का तरीका है और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अब इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। क्या होता है? जो NSDL है, NSDL व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल है यह एक सरलतम कार्बोजेलिक अम्ल है और इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है और इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। जो एसिटिक अम्ल है इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल, और जो लैक्टिक अम्ल है ये वाटर सेल्यूबल होता है और ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएट रखने में सहयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न हस्तियों पर विचार करें, निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, ये जो है ये थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं। ठीक है, जो जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये चारों के चारों थिएटर यानी फिल्म जगत से जुड़ी हुई नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके पॉइंट्स को। तो देखिए कह रहा है कि नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता है और इनकी जो सफ़र की शुरुआत हुआ था 1975 ईस्वी में निशांत फिल्म से हुआ था। किस फिल्म से? निशांत फिल्म से। और जो गिरीश कर्नाड है यह एक जाने माने कवि हैं, रंगमंच कवि हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जो गिरीश कर्नाड है इनको 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में समुद्री जीव की रक्षा करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप हैं जो द्वीप और लैब्रिंथ द्वीप समूह हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभयारण्य और 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो अंडमान में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पिरोटिन द्वीप अरब सागर के पिरोटिन द्वीप अरब सागर में स्थित है और यह द्वीप गुजरात में जामनगर जिले के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पिरोटिन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है रामेश्वरम। जो रामेश्वरम है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, और यह शहर पंबन चैनल को माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो जो हम डिस्कशन करा रहे हैं हर पॉइंट्स को नोटिस कर रहे हैं, तो ऐसा ही करते रहें कि सिर्फ 1-2 पॉइंट्स को बताएं। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम 25 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है।